नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है, $65 के नीचे आ गया है ब्रेंट। 2% तक की नरमी यहां पर दिख रही है। WTI क्रूड $62 तक फिसला है, 2.25% की कमजोरी, और MCX पर भाव 4600 के नीचे है, 1.5% तक की गिरावट। आपको बता दें कि गिरावट क्यों आई है। एशियाई देशों में जो कोरोना के मामले बढ़े हैं उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिखा है। जापान में कोरोना की स्थिति बिगड़ी है। जापान में नेशनल इमरजेंसी की आशंका बढ़ गई है। भारत में तो अभी भी चिंताजनक हालात हैं ही, हालांकि आंकड़े कुछ कम हुए हैं, लेकिन अभी भी अंडर कंट्रोल नहीं कह सकते इनको। और सिंगापुर, ताइवान में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अमेरिका, ईरान में परमाणु समझौतों पर बातचीत आगे बढ़ी है। ये तमाम डेवलपमेंट हैं, लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, जाने माने एक्सपर्ट एनर्जी मार्केट के। तनेजा जी, आपने बहुत पहले ये बात कही थी कि क्रूड की तेजी टिकाऊ नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अभी भी बहुत सारी चिंताएं हावी हैं। और एग्जैक्टली देखिए, मार्केट उन चिंताओं की वजह से ही ठीक तरीके से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये जो चिंताएं हैं अभी कोरोना को लेकर, खास करके एशियाई देशों में, ये मार्केट को और कितना इम्पैक्ट करेगा? देखिए, अब ये देखना पड़ेगा। जापान को लेकर के बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि जापान आयातक भी है और जापान का कुल मिलाकर के जो ऑयल साइकोलॉजी है उस पर बहुत असर पड़ता है। भारत की तरफ से भी कुछ इम्प्रूवमेंट, जैसा आपने कहा अपनी रिपोर्ट में, लेकिन चिंता बरकरार है। और यही स्थिति कुछ और देशों की भी इस तरीके की आ रही है। दूसरी तरफ अच्छी बात है, वैक्सीनेशन हो रहा है पश्चिम के कुछ देशों में। पश्चिम के कुछ देश खुल रहे हैं, अर्थव्यवस्था नॉर्मल लाने का प्रयास हो रहा है। तो ये आपने उसी की वजह थी कि कीमत 70 क्रॉस कर गई थी। लेकिन जैसे मैंने पिछली बार आपको कहा था, जब रियलिटी, यथार्थ सामने आता है तो आप मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। अब जो मार्केट रिएक्ट कर रही है वो डिमांड एंड सप्लाई के जो उनके प्रोजेक्शंस आ रहे हैं 2 महीने को, उसको लेकर के कर रही है। और जो डिमांड सप्लाई का फंडामेंटल है उसका आपने देखा, जो 70 पहुंचा था मैंने उस समय आपको भी कहा था कि ये वहां टिकाऊ हो ही नहीं सकता। और आज कीमत जो है नीचे है, और कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर $2 या $3 जो है ये अभी और नीचे जाए, क्योंकि अभी भी जो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स हैं वो $65 या $66 ब्रेंट को अभी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरा साथ साथ 2 बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ ये कि एक इस तरीके की बात चल रही है कि अमेरिका चाहता है कि तेल की कीमतें $100 पहुंच जाएं, क्योंकि उनका जो रिन्यूएबल का एजेंडा है वो उसको आगे लेना चाहते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का वो बहुत बड़ा एजेंडा है। दूसरी तरफ ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि अब तक जितने तेल के कुएं खोदे जा चुके हैं, लेकिन आगे नहीं खोदने चाहिए, मतलब तेल का खनन नहीं होना चाहिए, उत्पादन नहीं होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी आनी चाहिए। हालांकि ये दोनों रिपोर्टों को मैं व्यक्ति रूप से मैं खारिज करता हूं, क्योंकि बाइडेन साहब अगर $100 तेल ले जाएंगे तो सत्ता में नहीं रह पाएंगे। अमेरिका में महंगा तेल की किसी उपभोक्ता को आदत नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी का जो प्रोजेक्शन है वो भी ठीक नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। और कुल मिलाकर के चीन, भारत, वियतनाम, जापान, कई देशों ने उस पर प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है और उसको खारिज किया है। तो इस सब ने भी रोल प्ले किया है कि जो कीमत आज यहाँ है। लेकिन मेरा जैसे कहा कि जो डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल सबसे सुप्रीम वही चीज होती है, और वो जो तेल की कीमत आज भी जो है $65-66 ब्रेंट की, अभी उसको सपोर्ट नहीं करे। $2 या $3 इससे और नीचे होना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि $2 या $3 इससे ब्रेंट का भाव और नीचे आना चाहिए। मतलब अगर 66 के आसपास है ब्रेंट, तो आपके हिसाब से 63 के आसपास ब्रेंट क्रूड का प्राइस होना चाहिए। ठीक है तनेजा जी, लेकिन एक सवाल सर मेरा आपसे और होगा कि आपने कहा कि 63 के आसपास ब्रेंट का प्राइस होना चाहिए, तो ये 63 के आसपास अगर होना चाहिए सर, तो होने के बाद कितने वक्त तक के लिए होना चाहिए, और कब से आपको लगता है कि हालात क्रूड में प्राइस के लिहाज से इंप्रूव हो जाएंगे? देखिए, जो मार्केट रिएक्ट कर रही है वो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर कर रही है, जिसमें भारत की बड़ी अहम भूमिका है। अब प्रोजेक्शंस ये आ रहे हैं कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और कुल मिलाकर के जब वो वैक्सीनेशन के नंबर्स को देखा जा रहा है, तो ऐसा दिख रहा है कि लगभग जो
जो अमीर देश हैं या भारत और चीन जैसे देश है, वैक्सीनेशन वहीं ज्यादा हो रहा है। बाकी दुनिया में तमाम जगह वैक्सीनेशन की जो गति है वो बहुत धीमी है, और तो उससे ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो पाएगी। इसलिए कुल मिलाकर के बाजार में तेल में लेकर के रियल वो आ रही है कि आने वाले 3 महीने में डिमांड में कोई बढ़ोतरी हो जाएगी, चाहे वो भारत की तरफ से हो, उनको ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा कि कुल मिलाकर के जो कीमत है तेल की वो 60, 62, 63 इसके आसपास घूमेगी, जब तक कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर वैक्सीनेशन का जो कैंपेन है खास तौर से भारत में, और वो तमाम देश जो अहम है लेकिन वो वैक्सीनेशन कैंपेन ठीक अभी नहीं हो पा रहा, जिसमें इंडोनेशिया शामिल है, जिसमें वियतनाम शामिल है, जिसमें साउथ अफ्रीका शामिल है, जिसमें ब्राजील शामिल है। ये बड़े देश हैं जहां पर काफी तेल की खपत होती है। तो जब तक यहाँ भी हमको कैंपेन में सफलता नहीं दिखती, मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। बीच बीच में स्पाइक आएगा, $68 भी हो जाएगा, 70 दोबारा भी हो सकता है, लेकिन वो स्पाइक टिक नहीं पाएगा। जो यथार्थ जो असली कीमत है वो डिमांड फंडामेंटल के हिसाब से वो 60, 61, 62, 63 ये चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड के ऊपर। बहुत शुक्रिया नरेंद्र तनेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कच्चे तेल पर बात करने के लिए। लेकिन ये तो आगे की बात हो गई, आज आपको क्या करना चाहिए? आज अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ सुनंद सुब्रमण्यम है, चॉइस ब्रोकिंग के, तरुण सत्संगी हैं, नरेंद्र तनेजा जी से भी बात हमारी हुई, और साथ ही हमारे साथ मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के। तो तरुण जी आप बताएं, आज के लिए क्रूड में क्या ट्रेड लिया जाए? सर्टेनली जिस तरीके से हमने लास्ट 2 डेज के अंदर करेक्शन देखा, आई थिंक वो कंटिन्यू करेगा, एंड पॉसिबिलिटी है आज या 1-2 दिन के अंदर WTI ऑयल के प्राइस $60 के आसपास आ जाए। इवन सरप्राइज नहीं होगा कि $60 के डॉलर बिलो भी स्लिप कर जाए। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर स्टेबिलिटी आए मार्केट के अंदर 4400, 4350 का प्राइस दिखा सकते हैं। आई थिंक आज के लिए स्पेसिफिकली सेल ऑन रिलीज का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और आज या कपल ऑफ डेज होल्ड करेंगे तो 4400 तक के भी प्राइस टारगेट्स देखे जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड पर। मनोज जी आप बताइए, आपका व्यू क्या है क्रूड पर आज के लिए? काफी अहम सपोर्ट है कच्चे तेल के लिए इंटरनेशनल मार्केट में, और एमसीएक्स पे भी यहाँ 4550 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि 4570, 4560 की रेंज में खरीदारी कर सकते हैं, 4520 का स्टॉप लॉस लगा के। ऊपर में 4660 तक के लेवल फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड में गिरावट है सोने चांदी की कीमतों में, और क्योंकि जो तेज़ी आई उसके बाद मार्केट में बिकवाली आई है, और कल जो क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट आई उससे भी सपोर्ट मिला था, लेकिन आज मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ दिख रहा है। तो बताइए तरुण जी कि गोल्ड और सिल्वर इन दोनों कमोडिटी में क्या आज के लिए और गिरावट बढ़ सकती है? शॉर्ट करके चलना चाहिए? क्या सुझाव आपका? जिस तरीके से बेस मेटल्स के अंदर गिरावट देखा है हमने, कहीं ना कहीं उसका असर सिल्वर के प्राइसेस के अंदर आते हुए देखा है, डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। हमारा ऐसा मानना अभी भी सिल्वर का काफी अच्छा सपोर्ट है 70,500 से 70,000। इसके नीचे क्लोज नहीं देंगे, तो जब जब उसके आसपास आए तो बाय करना चाहिए। कल भी हमने देखा था उन लेवल से स्टीप रिकवरी आई थी एंड सिल्वर 73,000 के ऊपर गया था। तो आई थिंक 70,000 जब तक ब्रेक नहीं करेगा सिल्वर बाय ऑन डिप्स रहेगा। साइमल्टेनियसली गोल्ड की बात की जाए तो मुझे लगता है थोड़ा सा फेड के जो मिनट्स आए उसका हैंगओवर है, क्योंकि हो सकता है अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस है वो उसको वो चेंज कर दे। लेकिन इस बार का जो सिनारियो है, लाइक फेड अगर रेट हाइक करता भी है तो वो 2005 से 8 का रेट हाइक सिनारियो है। इन बीच हमने देखा था कि फेड रेट हाइक भी कर रहा था, गोल्ड के प्राइसेस भी शूट कर रहे थे, एंड ग्लोबली कमोडिटीज के प्राइसेस रिकॉर्ड हाइक्स पे जा रहे थे। इन्फ्लेशन कंसर्न था, ना कि अनलाइक लास्ट रेट हाइक साइकिल यहाँ पे क्या स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन कंसर्न था एंड रेट हाइक बहुत तेजी से हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जब रेट हाइक की बात आएगी या रेट हाइक होंगे, तो जैसे कि 2005 से 8 के बीच में गोल्ड में हफ्ते 10 दिन के लिए गिरावट आती थी वैसे आएगी, एंड आफ्टरवर्ड्स वो वन सेकेंड 1-1.5 महीने के अंदर नया हाई मारता था। उस तरीके का चाल देखने को मिलेगा अगले 2 साल तक। अब बात करता हूँ स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म के लिए, मुझे ऐसा लगता है जब तक कि 47,900 के नीचे डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस स्लिप नहीं करेंगे, 1850 के नीचे कॉमेक्स में नहीं जाएंगे, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। सूनर और लेटर हम गोल्ड को देखेंगे कि 50,000 डोमेस्टिक मार्केट में और 1920 कॉमिक्स में आएगा।
ओके, तो ये राय हो गई। आप बताएं सुनंद कि आज अगर सिर्फ गोल्ड पर मैं आपसे पूछूं कि इस प्राइस पर, करंट मार्केट प्राइस पर गोल्ड में किस तरह का ट्रेड लिया जाए, तो आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, अगर गोल्ड मार्केट्स की बात करें तो गोल्ड में काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिला, डाउनसाइड में देखने को मिला। फंडामेंटल्स और न्यूज़ आपने बता ही दिया है। अगर प्राइस स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मेरा भी रिकमेंडेशन बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। 48,300 के लेवल्स पे एक अच्छा खरीदारी का मौका बनते दिखाई दे रहा है। 48,000 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 48,900 49,000 तक देख सकते हैं। अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो 48,600 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हो। 48,300 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए और 49,200 के टारगेट पर आप से रख दो। ये एक खास वजह है कि ग्लोबल मार्केट्स में सिनेरियो अभी भी चिंता है, जिसकी वजह से मार्केट में सपोर्ट मिल सकता है। तो गोल्ड का लॉन्ग टर्म फ्यूचर ट्रेंड तो बुलिश ही है। तो फिर मेरा रिकमेंडेशन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनेगी। ओके, तो आप कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी गोल्ड में बनानी चाहिए। मनोज जी, आप मेटल पर बताएं, क्योंकि मेटल में कॉपर नीचे है, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सिर्फ नाम मात्र के लिए तेजी में है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ही रेंज का ट्रेड हो रहा है। तो मेटल में आज के लिए आपकी टॉपिक क्या है और वहां पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? मेरा मानना है कि जहां तक बेस मेटल्स की बात है तो थोड़ा जो करेक्शन है वो डिपेंड हो सकता है। जो कल यूएस फेडरल रिजर्व के जो मीटिंग मिनट्स निकल कर आए थे और वहां से भी अभी ये सिग्नल्स निकल कर आ रहे हैं कि आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो दबाव है वो आगे भी जारी रह सकता है। स्पेशली कॉपर की अगर मैं बात करूं तो जब तक कमोडिटी अब 774 के लेवल्स के ऊपर जो है सस्टेन नहीं होती है तो थोड़ा यहाँ दबाव बना रह सकता है। 765 के लेवल के आसपास यहाँ बिकवाली कर सकते हैं। 774 का स्टॉप लॉस लगा के 750 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए मार्केट में किस तरह का एक्शन आगे दिख सकता है। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है अल्केश का। पूछिए अल्केश जी। सर, मुझे 5 साल के लिए गोल्ड बाय करना है मतलब कैश में। 5 साल के लिए आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं स्पॉट में। चलिए, अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो तरुण जी, क्या सुझाव देंगे आप? 5 साल के लिए इनको गोल्ड खरीदना है, तो क्या फिजिकल गोल्ड ले लें ये, या आप गोल्ड बॉन्ड में जाने की सलाह देंगे? क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? आई थिंक गोल्ड बॉन्ड में भी बाय किया जा सकता है, फिजिकल में भी बाय किया जा सकता है, क्योंकि इनका टाइम फ्रेम 5 इयर्स का है। अगर तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है 5 इयर्स में काफ़ी उम्दा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। साइमल्टेनियसली अगर 5 से 7 हज़ार का करेक्शन भी आता है तो उनको घबराना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो प्रोटेक्टेड डाउन साइड रहेगा वो 40,000 के आसपास रहेगा। और सर्टेनली अगर 5 ईयर का आउटलुक लगाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 2 इयर्स के ही अंदर गोल्ड के प्राइसेस मोस्ट लाइकली 60,000 को देखने को मिल सकते हैं। और उससे आगे अगर मिलता है तो आई थिंक मार्केट के डायनामिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा और उनके लिए विन विन सिचुएशन होगी। सर्टेनली इनको फिजिकल में बाय कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके। अगला सवाल है नरेश का। पूछिए नरेश जी। सर, मेरे 2 लॉट गोल्ड बाइंग है 48,800 थे। किस बात? 48,800 पे? हाँ। अच्छा, ठीक है। बताइए सुनंद, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अगर गोल्ड की बात करें तो 48,800 पे उन्होंने बाय के एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। हालांकि मैंने बाइंग कॉल दिया था यहाँ पे भी, तो मेरे रिकमेंडेशन की थोड़ा सा होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि नीचे के लेवल से आई एम एक्सपेक्टिंग एक शॉर्ट कवरिंग, तो जहाँ पे आप वहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। और अगर आज के ट्रेडिंग सेशन या कल के ट्रेडिंग सेशन में हम 49,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप वो प्रॉफिट और एग्जिट करा सकते हो। अगर आपको में तो 49,200 तक आप टारगेट रख सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है होल्ड करके चलना चाहिए, ऊपर के लेवल से बुक प्रॉफिट करके एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी है कि आपको अभी करना क्या चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। नेचुरल गैस में कोई ट्रेड तरुण जी आपके पास इस वक्त इस प्राइस पे? या सर्टेनली, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि ओवर प्राइस्ड है करंटली। जिस तरीके से डिमांड सप्लाई सिनारियो है
उसके बावजूद भी हमने देखा था कि इस वीक है ना 230 के ऊपर प्राइसेस गए थे 3 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर, क्योंकि वो डिमांड सप्लाई सिनेरियो को सपोर्ट नहीं करते, तो हमने देखा कि नेक्स्ट डे ही काफ़ी करेक्शन देखने को मिला। अभी यूएस के अंदर देखेंगे हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर टेम्परेचर काफ़ी माइल्ड हो जाएगा और जो कूलिंग डिमांड है वो कम होने लगेगा। देन सर्टेनली क्या है कि इट विल हैव अ नेगेटिव रिपरकशन ऑन द नेचुरल गैस प्राइसेस। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शॉर्ट करके चलना चाहिए और अगर कोई फोर्टनाइट तक होल्ड करता है तो 200 के नीचे भी प्राइस आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल है रक्षित का। पूछिए रक्षित। सर ये मस्टर्ड सीड 7500 कब तक हो जाएगी? मस्टर्ड सीड बताइए सुनंद। देखिए, मस्टर्ड सीड की बात करें तो मार्केट में अभी फिलहाल तो बिकवाली की सलाह ही रहेगी मार्केट में। एक तो क्या है, लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से एपीएमसी मार्केट सारे बंद है मोस्ट मेजरली, और वहाँ पे कोई ऑप्शन या बाइंग नहीं हो रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन है सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए। 7100 के लेवल्स पे आज थोड़ा सा काफ़ी गिरावट हो चुका है, तो मैं 7050 7100 के लेवल्स पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 7200 250 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए नीचे टारगेट आप 6800 6750 तक रखना चाहिए। तो ओवरऑल ट्रेंड में बेरिश एक्सपेक्ट करूंगा, और मानसून सेंटीमेंट पॉजिटिव होने की वजह से ओवरऑल एग्री मार्केट में थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल है सुशील कुमार का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए सुशील जी। मृत्युंजय जी, क्या ये सोया रिफाइंड जून वाला 1309 रुपये हो सकता है? 1310 रुपये। 1310 रुपये जून वाला, अच्छा बताइए सुनंद, आपका रिसर्च क्या कहता है? क्या इतनी गिरावट मुमकिन है क्या सोया तेल में अभी? बात अगर 1310 की करें तो एशियन मार्केट्स में सिचुएशन अभी भी और ख़राब हो जाएगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मलेशिया इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट होता है पाम ऑयल, तो उसके साथ साथ सोया ऑयल में भी थोड़ा सा बिकवाली और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड का भी फिर इस पे डैमेज हो सकता है यूएस मार्केट में भी। तो इस सिचुएशन में देखते हुए है मैं बिकवाली की सलाह ही रखूँगा, और 1310 की जो उन्होंने बात की थी टारगेट के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2-3 हफ्तों में हम आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर क्रूड की नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की क्या पोजीशन रहेगी? ओपेक देश कटौती जारी रखेंगे क्या? बताइए तरुण जी। धीरे धीरे वो अपना जो प्रोडक्शन कट है उसको ईज कर ही रहे हैं, और जिस तरीके से देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाएगा, फर्दर वो ईजिंग करेगा ही। दूसरा, अगर बात करें कि प्राइस डायरेक्शन का रहेगा, जिस तरीके से प्राइसेस 4900 से 4600 के बिलो स्लिप हुए हैं, क्योंकि अभी कोविड कंसर्न फिर से ग्लोबली बढ़ रहा है, जैसा कि आपने कंट्रीज के नाम अभी रिसेंटली मेंशन किए थे शो के अंदर। साइमल्टेनियसली अगर ईरान का सैंक्शन लिफ्ट हो जाता है तो आई थिंक बिगेस्ट शॉर्ट टर्म डेंटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि तकरीबन 1 मिलियन से 1.5 मिलियन बैरल अ डे का एक्स्ट्रा सप्लाई ईरान से आना चालू हो जाएगा अलॉन्ग विद देयर स्टॉक्स, तो जो कि मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव रहेगा। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल का प्राइस WTI स्पेशली एक बार $60 के नीचे जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में मेरे को लगता है 4400 4350 शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है इंद्रजीत का। पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ सर, मेरा सवाल है गोल्ड पे। मैंने कल 48,750 में एक गोल्ड सेल किया है, और मैं सोचता हूँ कि एक्सपायरी के पहले मेरे को 47,000 मतलब 47,000 के आसपास लेने का चांस मिलेगा। मैं 3 तारीख तक रुक सकता हूँ। अच्छा, वाह। बताइए तरुण जी, क्या इनको 47 पर गोल्ड लेने का चांस एक्सपायरी पर मिलेगा? देखिए, कह सकते हैं कि थोड़े से लकी रहे हैं ये, क्योंकि 1890 काफी अच्छा रेजिस्टेंस था गोल्ड का कॉमेक्स के अंदर। कल उसके ऊपर गया, सस्टेन नहीं गया और आज टूट गया। जब तक $1850 के नीचे नहीं जाएगा इसमें फर्दर बिकवाली नहीं देखेंगे। सेम वे में जब तक 47,950 के नीचे डोमेस्टिक मार्केट में नहीं जाएगा गोल्ड में बिकवाली नहीं देखी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर 100, 150, 200 रुपये का करेक्शन आता है, इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक्सपायरी तक 47,000 आने के चांसेस मेरे को काफी कम लगते हैं। ठीक है, अगला सवाल है यामा जी का। पूछिए यामा जी। सर
क्या अगले सीजन में सोयाबीन 5 के नीचे रह जाएगी क्या? 5,000 के नीचे? 5,000 के नीचे? अच्छा, बताइए सुनंद जी। देखिए, अगर सोयाबीन की करें तो फिलहाल तो ट्रेंड तो बेरिश ही है, और मेरे रिकमेंडेशन तो बिकवाली की रहेगी। 7,100 के लेवल से बिकवाली करके चलना चाहिए। और जैसे उन्होंने अभी कहा था 5,000 का लेवल तभी आ सकता है जब इस साल का जो उत्पादन है पिछले साल के करीबन होना चाहिए ऑल इंडिया लेवल्स पे, तो ही। और इस साल का जो अगर उत्पादन बढ़ गया है अच्छा सोइंग और मानसून के वजह से, तो हम शायद अक्टूबर महीने या नवंबर महीने में जब पीक हार्वेस्टिंग होगा सोयाबीन में इंदौर मार्केट या महाराष्ट्र में, तो उस टाइम पे हम शायद 5,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो नियर टर्म के लिए तो हम 6,800 तक ही नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई पोजिशनल बेसिस पे जून कॉन्ट्रैक्ट में बैठना चाहते हैं तो 6,600 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी सलाह बिकवाली की रहेगी सोयाबीन में। ठीक है, आपकी सलाह बिकवाली की है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। तरुण जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। नेचुरल गैस में सेलिंग किया जा सकता है 220 पर, 225 का स्टॉप लॉस रहेगा, 205 टारगेट। आपकी कॉल सुनंद। मेरा कॉल है सोयाबीन जून कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली करके चलना चाहिए। 7,100 के लेवल पे बिकवाली करके चल सकते हो। 7,250 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 6,800 6,600 का टारगेट रख सकते हो। आपकी आखिरी कॉल तरुण जी। लेड में फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है 174 पर विद स्टॉप लॉस ऑफ 175। मुझे ऐसा लगता है 171 170 तक इसके प्राइस आ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका, सुनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।